खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। हाल ही में JKPSC ने जो KS की सिलेक्शन लिस्ट निकाली, उस सिलेक्शन लिस्ट में सोनाली अशोक जो मेरे साथ बैठी हुई हैं उनका भी नाम था। आज हम उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से ख़ास तौर पे एक लड़की जब कॉम्पिटिटिव्स के लिए प्रिपेयर करती है तो उसको कितनी मुश्किलें आती हैं और कितनी मुश्किलों के बाद जो है उसका वो जो इम्तिहान है, साइकोलॉजिकल एज वेल एज इमोशनल इम्तिहान जो है वो पास करके कैसे इस लिस्ट में डिस्प्ले होती है। तो आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू सो मच सर। सोनाली जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि इस केस में जब आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया, सबसे पहले आपने किसको बताया? सर सबको पता ही था कि जिस दिन लास्ट इंटरव्यू रहता है तो उसी इवनिंग को PSC की कोशिश रहती है रिज़ल्ट डिक्लेयर करने की। तो वो नोशन थोड़ा हमें पता ही था और एक टाइम फ्रेम भी पता था कि इस टाइम फ्रेम के बीच में रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। तो वो काफ़ी एक बोल सकती हूँ मैं उथल पुथल वाला टाइम था कि डर भी लग रहा था और एक होप भी थी, क्योंकि मेरे मेंस के एग्ज़ाम भी ठीक गए थे और मेरा इंटरव्यू मेंस से भी काफ़ी अच्छा गया था। तो एक उम्मीद थी कि मेरा नाम लिस्ट में होगा, बट एक अनसर्टेनिटी जो रहती है हर स्टेज पे तो वो रही इसके साथ। और कोई 7 बजे का टाइम होगा, मेरी सिस्टर का कॉल आया मुझे जो दिल्ली में है कि आपका रिज़ल्ट आया। तो मैंने कहा बहन मैंने तो अभी बहुत बार साइट खोल दी है तो अभी तक तो आया नहीं, चलो आपका फ़ोन आया है तो मैं एक और बार साइट खोल देती हूँ। तो जैसे ही मैंने उनका फ़ोन अभी ऑन ही रखा था और साइट खोली PSC की, तो आगे देखती हूँ रिज़ल्ट का वो नोटिस आ गया था। तो मैंने दीदी को बोला कि दीदी यू शुड बी लकी फॉर मी। तो जैसे ही मैंने लिस्ट खोली और मैंने एनेक्स्चर 2 पे डायरेक्ट में आ गई, क्योंकि एनेक्स्चर 2 जो है सिलेक्शन लिस्ट होती है हमारी, और मैं शुरू हुई वो लिस्ट देखना और मैं रैंक 135 जब मैंने अपना नाम पढ़ा तो बहुत एक मेरे को सेटिस्फेक्शन तो हुई, बट मैंने उसको 10 बार क्रॉस चेक किया कि मैं ही हूँ। तो जब मैंने खुद सेटिस्फाई होके देख लिया कि हाँ मेरा ही नाम है, मेरा ही रोल नंबर है, सब है, फिर मैं अपने घर वालों को बताने गई और बहुत मिक्स्ड इमोशंस थे। मैं रो भी रही थी, मैं हंस भी रही थी और मेरे पेरेंट्स थोड़ा डर भी गए कि इसको क्या हो गया, कि पास है या फेल है, क्या है। मतलब आपने अभी बताया भी नहीं था? बताया भी नहीं था, मैंने खुद में पहले वो 10 टाइम्स क्रॉस चेक किया, उसके बाद ही जब मैं श्योर हो गई तो मैं नीचे गई अपने पेरेंट्स से शेयर करने। और उसके बाद जैसे ही मतलब 10-15 मिनट ही हुए होंगे फिर फ़ोन्स आने शुरू हो गए रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के, और उसके बाद तो ऐसा भी लगता है कभी कभी जब इंसान तैयारी कर रहा होता है, तैयारी करते वक्त बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो शायद आपको हौसला देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको जो है आपको हौसला तोड़ने की भी कोशिश करते हैं। कभी ऐसा लगा कि भाई पढ़ तो रही हूँ इस एग्ज़ाम के लिए, और पीछे जो 2-4 साल में तमाशा होता था कि प्री 1 साल में होता था एग्ज़ाम, फिर मेंस 1 साल में होते थे, फिर लिस्ट तीसरे साल निकलती थी। बिल्कुल। तो इस बार कैसा लगा आप इसको एग्ज़ाम में? 2021 से हमने ऑनवर्ड्स देखा कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारा काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो गया था PSC का, तो एक होप थी कि हमारा प्रोसेस भी टाइम पे ही कंप्लीट होगा। एंड टचवुड ये बहुत अच्छे टाइम से पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, टाइमली कंप्लीट हुआ, और एक होप आ गई थी कि अब जो प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो गया है तो हम जो मेहनत कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाएगी। फर्स्ट नहीं तो सेकंड नहीं तो थर्ड, किसी ना किसी अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो ही जाएगी। अगर एक इंसान डिटरमाइन कर ले कि मुझे ये करना है तो अटेम्प्ट्स का फिर मैटर नहीं होता। जैसे मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था और ये 2021 ऑनवर्ड्स मैंने सुना था कि अब प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और हर साल वैकेंसीज आएंगी, और वैसा रहा भी। इस बार भी वैकेंसी आई 2022 में और 2023 की भी अब आगे एग्ज़ाम होगा। तो वो एक बहुत सेटिस्फेक्शन देती है जो एक बच्चा लगा रहता है पिछले 2-3 साल से, कि उसको एक होप रहती है कि चलो अगले साल वैकेंसीज तो आएंगी। तो आई एम हैप्पी कि अब ये प्रोसेस अच्छा हो गया है, स्ट्रीमलाइन हो गया और बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। क्या कोई एक ऐसा सवाल जो आपको वाइवा में पूछा हो और जिसका आपने जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हो? जी बिल्कुल। वाइवा मेरा मोस्टली जो रहा, एक तो मैं किश्तवाड़ से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी रूट्स को लेके उन्होंने बहुत पूछा कि किश्तवाड़ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे। उसके अलावा मैं नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ बैडमिंटन की। स्कूल टाइम्स पे मैंने 5 नेशनल्स लगाए हैं और NCC की भी मैं नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ।
तो मेरा वाइवा मोस्टली स्पोर्ट्स ओरिएंटेड रहा। और एक क्वेश्चन उनका रहा था कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि ओलंपिक्स में चाइना के इतने मेडल्स आते हैं और इंडिया का इतना नहीं आ पा रहा है, तो आपको ये क्या वजह लगती है? जो पर्सनली मैंने जो आंसर किया था, मुझे लगा था कि ये पीयर प्रेशर बच्चों पे रहता है कि पढ़ाई में ही आप ज़्यादा फोकस्ड रहें और स्पोर्ट्स को हमें एसेसरी करियर देखते हैं और देखते भी नहीं हैं करियर की तरह। पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स रहो, सबका यही होता है कि पढ़ाई में ही आगे निकलें। तो ये मैंने एक उनको बहुत, जो मुझे लगा था कि वो इस आंसर से बहुत सेटिस्फाई हुए हैं कि हमें, जैसे हम एजुकेशन को एक मेन स्ट्रीम लाइन में लाते हैं, वैसे स्पोर्ट्स को भी बिगिनिंग से ही स्कूल करिकुलम में हमें रखना चाहिए, सो डैट बच्चे स्पोर्ट्स में भी एक करियर अपना देख सकें। क्योंकि पोस्ट, हर एक वैकेंसी जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होगी लिमिटेड होंगी, तो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को सिर्फ एडजस्ट नहीं कर सकते, इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर में भी। तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर बच्चे अच्छे से एक्सप्लोर करें और पेरेंट्स भी उनको गाइड करें कि सिर्फ पढ़ाई में ही सब कुछ नहीं है। तो ये मैंने एक अच्छा आंसर दिया था। इस पूरे प्रकरण का आज जब आपको, आप एक केस ऑफिसर हैं, तो आप किसको शह देंगे ये अपने घर वालों में से? मतलब अगर आपको चुनना हो कोई एक व्यक्ति। एक किसी को चुनना तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं दोनों अपने पेरेंट्स को बहुत श्रेय दूंगी इस चीज़ का, क्योंकि मेरा जो रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पे है और ये दोनों ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। सिस्टर्स मेरी दोनों मैरिड हैं। इन्होंने इतना फेथ रखा कि हमारा बच्चा अकेला बैठा है, वो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं कभी आने दी। इनफैक्ट मेरे रूम में भी आते थे तो नॉक करके आते थे। तो इतना फेथ, इतनी प्राइवेसी उन्होंने जो मेरे ऊपर दिखाई, मैंने आई थिंक वो अच्छे से रेसिप्रोकेट बैक की है। तो मैं ये बाकी पेरेंट्स को भी मैसेज देना चाहूँगी कि अपने बच्चे पे अगर आप यकीन दिखाएंगे तो वो उसका सबसे बड़ा हौसला बनता है, उसी को ढाल बना के वो जीवन में आगे बढ़ता है। तो एक चीज़ मुझे भी मालूम है आपकी कि आप 3 बहनें हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो जब सोसाइटी में, ख़ासतौर पर इंडियन सोसाइटी में एक चीज़ देखी जाती है कि जब बहनें ही होती हैं, लाइक लड़कियां ही जब होती हैं, तो बोला जाता है हाँ जी इनका बेटा नहीं है, मतलब इस तरह की धारणा होती है। तो कभी ऐसा महसूस हुआ, कभी किसी रिलेटिव ने ऐसा बोला कि भाई ये तो लड़कियां ही क्या संभालेंगी? जी बिल्कुल, रिलेटिव्स बहुत ही कम सबके होते हैं जो वेल विशर्स होते हैं और दे आर लकी पीपल, वरना कुछ तो ऐसे ही रहते हैं जो आपको डिग्रेड देखना चाहते हैं या आपको गिरता हुआ देख के दे फील हैप्पी। तो हम तीनों सिस्टर्स जो हैं, भगवान की एक अच्छी मेहर बोलूँ और मेरे पेरेंट्स के अच्छी जो परवरिश रही, हम तीनों बहनें आज की डेट में ऑफिसर्स हैं। मेरी बड़ी सिस्टर जो हैं वो लेफ्टिनेंट कमांडर हैं इंडियन नेवी में। मेरी सेकंड सिस्टर जो है स्केल 2 ऑफिसर हैं जेके बैंक में, और अब मैं सबसे छोटी थी, तो मुझे वो एक लीगेसी कंटिन्यू करनी थी। और मेरे दोनों पेरेंट्स आज गेजेटेड ऑफिसर रिटायर्ड हुए हैं। तो मैं एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आती थी और मेरे लिए ये और रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती थी कि मुझे अपनी फैमिली की वो जो लीगेसी है उसे मेंटेन करना है। मेरी बहनों ने इतना नाम कमाया है अपने क्षेत्र में, तो मुझे भी ये कंटिन्यू करना है। कोई ये ना बोल सके कि हाँ भाई प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी ये बच्चा कुछ कर नहीं पाया। तो सबका श्रेय फैमिली का तो रहता ही है सपोर्ट। और आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि किसी भी परिवार में ये लड़का लड़की का भेदभाव होना चाहिए। बेटियां जो हैं वो इक्वली लड़कों के बराबर हैं और कोई भी किसी से कम नहीं होता। तो आज 3 ऑफिसर्स, 3 लड़कियां एक ही फैमिली की हैं, तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात किसी भी माँ बाप के लिए और नहीं हो सकती। तो कभी ऐसा लगा, लाइक आपने एमएससी की है बॉटनी डिपार्टमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी से, अपनी बीएससी जो है जीजीएम साइंस कॉलेज से की है, तो वहाँ पे भी आपके क्लासमेट्स होते थे, दोस्त ऐसे होते थे, तो कभी ऐसा लगा कि भाई लड़कियां पीछे होती हैं, लड़के आगे होते हैं? लेकिन देखा तो ये जाता है कि लड़कियां जो है एमएससी में भी टॉप कर रही हैं, बीएससी में भी टॉप कर रही हैं। तो कभी ऐसा लगा कि भाई लड़के लड़कियों में कुछ अंतर है, लाइक आपके दिमाग में कभी ऐसा हुआ? सर टू बी ऑनेस्ट, हमारी एमएससी में मैक्सिमम स्ट्रेंथ लड़कियों की थी। हम 28 का बैच था, 3 लड़के थे, 3 लड़कियां थी। हमारा रोल नंबर 1 लड़का था, उसके ऑनवर्ड्स जितनी भी टॉपर्स थी लड़कियां ही सब थी। मैं जो थी एवरेज मार्क्स लेके जो मैं पास किया है अपना एमएससी में, कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं मैं बोलूँगी एमएससी में थी। 67% लेके मैंने अपनी एमएससी जो है कंप्लीट की है। लेकिन मेरा आफ्टर ग्रेजुएशन ये माइंडसेट था कि मुझे सिविल्स करना है, वो मैंने पहले से ही सोच के रखा था। आपको भी पता है कि बॉटनी का जो वर्क कल्चर है वो इतना ज़्यादा प्रेशराइजिंग है कि आप वहाँ पे और कुछ चीज़ नहीं कर सकते। उस टाइम पे हम सुबह 9 बजे जाते थे और शाम को 7 बजे फ्री होते थे, और हमारे प्रैक्टिकल्स बहुत कोर हार्ड वहाँ पे रहते थे।
तो उस वजह से हमें कुछ उस 2 साल में टाइम नहीं मिला। जैसे ही मेरी एमएससी ख़त्म हुई 19 में, जून 2019 में ख़त्म हुई, तो मैंने अपने पेरेंट्स से क्लियरली बोल दिया कि मुझे अब सिविल सर्विसेज करना है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी खुशी के लिए कर ली है, तो मुझे दिल्ली भेज दो, मुझे कोचिंग लेनी है। हाउएवर 2022 घर वालों ने भेज दिया? हाँ, इन्होंने मुझे कोई सवाल नहीं किया, इन्होंने कहा आपको जाना है, आपको अगर करना है। पापा कभी कहते थे कि भाई दिल्ली मतलब अकेले? हाँ, और मैं दिल्ली भी अकेले गई थी। मेरे फादर उस टाइम पे मुंबई में थे, क्योंकि मेरी सिस्टर का बेबी उस टाइम छोटा था, तो उनको थोड़ी हेल्प चाहिए थी। तो मदर मेरी हार्ट पेशेंट है, इनको मैं साथ ले नहीं सकती थी, तो मैं दिल्ली, मैंने कहा मैं अकेले ही चले जाऊंगी, आप टेंशन मत करो। हमारे एक रिलेटिव थे, उनको हमने साथ लिया। मैंने कहा अंकल आप मुझे पहुंचाएं, उतना भी बहुत होगा। वो मुझे बहुत अच्छे से पहुंचाए, 3-4 दिन मेरे साथ रुके भी, मेरा एडमिशन वगैरह सब हुआ। उसके बाद अपने लिए फ़्लैट ढूंढना, खाना बनाना से लेके तो सब कुछ मैंने खुद अकेले मैनेज किया है। और मेरी कोचिंग जो थी, शाम का बैच था और 8 बजे हमारी क्लास ओवर होती थी, तो डर भी लगता था अकेले चलने में। हाँ, दिल्ली जैसे शहर में। और आप जब नॉर्थ से होते हैं तो आपको इतना एक्सपोजर नहीं होता है। जम्मू कश्मीर के बच्चों को मुझे लगता है बाहर के बच्चों के मुकाबले में इतना एक्सपोजर नहीं होता है, तो डर भी लगता था कि कोई पीछे से फॉलो तो नहीं कर रहा, और कई बार करते भी थे लोग फॉलो। तो डर के मारे में अपनी गली को छोड़ के 2-3 और गलियों में घुस जाती थी कि किसी को मेरे फ्लैट का एड्रेस नहीं पता चले। तो मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन हिम्मत रखी कि नहीं, रोना भी आता था, पर मैं कभी पेरेंट्स से शेयर नहीं करती थी कि इनका हौसला टूट जाएगा, ये इनको लगेगा कि हमारा बच्चा सेफ़ नहीं है। बट जैसे तैसे मैंने 6-7 महीने अपनी कोचिंग वहाँ पूरी की। उसके बाद कोविड हो गया, तो हमें आना पड़ा वापस 2020 में, तो वो ट्रंकेटेड कोचिंग ही रही मेरी। और मैंने सिर्फ जीएस की कोचिंग ली है, ऑप्शनल, और सीसेट मैंने खुद से प्रिपेयर किया। और मैंने ना कभी प्रीलिम्स की कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की और ना ही मेंस की कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की। और मैं ये उन बच्चों को मैसेज भी देना चाहूँगी जिनको लगता है कि ये फैंसी टेस्ट सीरीज़ या मेंस की हमें टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट है क्लियर करने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर पे टाइमर लगा के भी अगर टेस्ट लिख रहे हैं, एक ज़ीरोक्स करवा के ले आए, तो वो भी सफिशेंट है। टेस्ट सीरीज़ वगैरह ये इतनी महंगी है, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एक ऐसी बैकग्राउंड से हैं जहां आप नहीं इसको अफोर्ड कर सकते, तो उसके बिना भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। सोनाली, एक ऐसा दौर भी था आपकी ज़िंदगी में जब आप थोड़े से डिप्रेस हो गए थे, और मुझे आज भी याद है कि आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेते थे। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी देख रहे हैं, उनकी लाइफ में भी ये सब चीज़ें हैं कि कोई डिप्रेशन है, या पढ़ लेते हैं फिर थक जाते हैं, फिर कहते हैं हिम्मत हार देते हैं। तो ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए आपके लिए क्या एक मैसेज है? सर, मेरे को सर्वाइकल की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी इस जर्नी के दौरान, और 2020 में तो आई थिंक पूरी दुनिया ही डिप्रेस्ड थी। बिल्कुल। मेरी सारी बुक्स जो थी दिल्ली में रह गई थी, और हमें अर्जेंट बेसिस पे घर वापस आना पड़ा। और 6 महीने का फिर वो लॉकडाउन, कोई बुक्स पास में नहीं, कुछ भी नहीं। तो नेट भी हमारा JNK में उस टाइम पे नहीं था, बंद था। तो आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, ऊपर से कोविड का जो था ट्रॉमा वो अलग से, तो काफ़ी डिप्रेस्ड उस टाइम हो गई थी। और मेरा सर्वाइकल जो हेल्थ का इशू था वो भी बहुत ट्रिगर हो गया था। मैं आधा घंटा पढ़ने बैठती थी, उसके बाद मुझे 2 घंटे लेटना पड़ता था। तो एक ऐसी कंडीशन मेरी पहुंच गई थी जहाँ पे कि मुझे पेन किलर्स खा के बैठना पड़ता था पढ़ने के लिए, मसल रिलैक्सेंट्स की टेबलेट्स लेनी पड़ती थी, स्प्रेज लेने पड़ते थे, मूव वगैरह, सो डैट मेरे को बॉडी में स्ट्रेंथ आए, मैं बैठ पाऊँ। तो वो जर्नी मेरी 1-1.5 साल की रही है। मैंने बहुत फिजियोथेरेपी के सेशंस भी करवाए हैं, बेल्ट लगा के भी पढ़ा है, बट हिम्मत नहीं हारी। दर्द होती थी, मैं रोती भी थी अकेले में कि मैं कैसे करूँगी, मेरी तो बॉडी स्ट्रेंथ नहीं दे रही मुझे। बट वो फेज़ भी निकल गया, और कहते हैं ना कि अगर आप हिम्मत रखो तो भगवान भी फिर आपका साथ देता है। तो मुझे लगता है यही है कि कभी मम्मी पापा कहते थे रहने दे यार, क्योंकि मम्मी भी लेक्चरर है, पापा भी लेक्चरर हैं, ठीक है, कभी रहने दे यार, इतना क्या करना है, हमारे पास इतना पैसा कर लेंगे। बिल्कुल। ये प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के जो बच्चे आते हैं, मुझे लगता है उनके लिए मेहनत करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास सब फैसिलिटीज़ ऑलरेडी होती हैं, उनको कोई नीड नहीं होती। बट एक अपना पैशन बोल लो या सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन बोल लो, उस वजह से वो मेहनत अगर करते हैं तो उसे हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जिसके पास कोई प्रिविलेज नहीं है, उसके पास ऑप्शन नहीं है और मेहनत करने के अलावा, उसको तो करनी ही है। पर अगर जब आपके पास सब कुछ हो के भी आप एक चीज़ ठान ले कि नहीं, हमें कुछ करना है, हमें देश के लिए कुछ करना है, या अपने लिए कुछ करना है, या अपनी फैमिली के लिए, तो आप लगे रहें। आज नहीं तो कल आपको ज़रूर फल मिलेगा। केएस ऑफिसर हैं राइट नाउ, आपको आने वाले वक्त में पोस्टिंग्स मिलेंगी, तहसीलदार मिल सकता है, BDO मिल सकता है,
ठीक है, किसी भी चेयर के ऊपर आपको बैठने का मौका मिलेगा। अब आपके पास अगर कोई बच्ची आती है, जी ठीक है, और वो ऐसे मतलब पैशन है उसमें, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई डिप्रेशन है, कोई स्ट्रेस है, तो आप उसको किस तरीके से गाइड करेंगे? जी देखो, पहली फुर्सत में अगर मेरे पास कोई आए तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगी कि मैं किसी को कंट्रीब्यूट कर पाऊँ उनकी ग्रोथ में। एज ए फ्रेंड और एज ए गाइड या एज ए सिस्टर बोल लो, मैं उनको ज़रूर हेल्प करूंगी कि उनका जो भी इशू है वो अगर मेरे से शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें। उनको पढ़ाई को लेके, किताबों को लेके जो भी हेल्प चाहिए होगी मैं उनको करूंगी। एट द एंड ऑफ द डे मेहनत उनकी है, उनको जो जो सुविधा चाहिए होगी वो मैं प्रोवाइड जो जो कर पाऊंगी वो मैं ज़रूर करूंगी। और शायद अगर उनकी फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर पा रही तो उनसे भी कभी बात करने का मौका मिले तो ज़रूर समझाऊंगी कि ऐसा नहीं देखें कि बेटी है तो बस इसकी शादी करवा दें या इसको इतना पढ़ा के क्या ही करना है, एट दी एंड तो दूसरे घर में ही जाना है। ये सोच हमें नहीं रखनी चाहिए। लड़कियां आज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अगर होंगी तभी मुझे लगता है वो अगले घर में जाके भी उनको उतनी इज्जत और उतनी इम्पोर्टेंस मिलेगी। तो ये दोनों के लिए ये जो है इक्वली इम्पोर्टेंट है, लड़का हो या लड़की। हमने ये भी देखा है कि ख़ासतौर पे जो लड़कियां होती हैं, जो मैरिड गर्ल्स होती हैं, हमने ये भी देखा कि उन्होंने भी केस क्रैक किया, उन्होंने भी प्रूव करके बताया हुआ है कि अगर आप चांस देंगे तो हम आपको जो है रिजल्ट्स देंगे। तो आपको क्या लगता है कि सोसाइटी का वो चांस जो कहीं ना कहीं लड़कियों को मतलब अर्ली मैरिजेस करवा देते हैं या लड़कियों को फोर्सबली मैरिज करवा देते हैं, आपका क्या संदेश है उनके लिए? देखो, ये बहुत ही रूढ़िवादी सोच है। अगर हम आज की डेट में भी अगर ऐसी सोच रखते हैं कि लड़कियां जो हैं एक बोझ हैं, उनको जितना जल्दी निकाल दें तो उतना ही बेहतर रहेगा। उनको आप ऐसे देखें कि ये हमारा स्ट्रेंथ का पिलर है। उनको अगर आज हम थोड़ी सपोर्ट देंगे तो वो हमारे लिए कल एक पिलर की तरह, मिसाल की तरह खड़ी रहेंगी। और मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स ने भी यही किया। उनको भी कई बार सुनना पड़ा, कभी रिश्तेदारों से, कभी और भी लोगों से कि आपकी तो बेटियां हैं, इनका क्या होगा या ये, और वो भी 3-3 बेटियां। और हमारा बचपन गांव में गुजरा है जहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं रही हैं। मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है गांव से हुई है सब। और मेरे पापा की पोस्टिंग करगिल में थी और मेरी मदर ने अकेले 3 बच्चियों को पाला है। तो बहुत बड़ी यही मिसाल है कि सिंगल हैंडेडली अपने तीनों बच्चों को अच्छी परवरिश देना और एज ए कैरेक्टर्ड वुमेन अकेले बहुत ही फार फ्लंग एरियाज़, उखड़ाल जैसे एरियाज़, चंद्रकोट जैसे एरियाज़ में सर्व करके अपने बच्चों को राइट वैल्यूज़ देना, अपब्रिंगिंग देना। और आज की डेट में उनकी तीनों बच्चियां ऑफिसर्स हैं। इससे बड़ी खुशी उनके लिए भी शायद कुछ नहीं होगी। तो सोनाली जी, ख़ास तौर पे जो बच्चे आपको देख रहे होंगे, आपके दोस्त भी आपको देख रहे होंगे, ठीक है, उनके लिए क्या मैसेज है? उनमें से कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो इस लिस्ट में नाम नहीं होगा, ठीक है, उनके लिए क्या मैसेज है? बहुत से मेरे दोस्त जो इस लिस्ट में नहीं आ पाए, दुख तो उनका बहुत है क्योंकि वो इस सफ़र में हमारे साथ रहे। पर आज नहीं तो कल कहते हैं ना, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर यहाँ नहीं तो किसी और क्षेत्र में उनका ये मेहनत जो है उनको फल लाएगी, रंग लाएगी। क्या पता इसी क्षेत्र में ले आए। टाइम का कहते हैं हर एक का अपना अपना टाइम है। शायद आज मेरा था टाइम, कल उनका टाइम होगा। और मुझसे पहले वाले जो 21 वाला बैच है उसमें भी मेरे दोस्त आए हैं। हमारे एमएससी के रोल नंबर 1 जो थे वो उस लिस्ट में आए हैं, रोल नंबर 3 आई हैं। और रोल नंबर 1 जो हमारे एमएससी के रहे हैं उन्होंने थ्रू आउट दिस जर्नी बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मोटिवेट किया है, एक फ्रेंड की तरह भी और एक बोल सकते हैं आप पढ़ाई में भी बहुत साथ दिया है। तो अच्छे दोस्तों की संगति में रहना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो कंपनी होती है उनका असर आप पे ज़रूर रहता है। तो आज की डेट में जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे मोस्टली वो सिविल सर्विसेज में आ चुके हैं और जो 2-4 रह चुके हैं मुझे उम्मीद है वो अगले अटेम्प्ट में वो भी ज़रूर आ जाएंगे। आपको लगता है कि जो एग्ज़ाम अभी JKPSC करवा रही है ये फ्री एंड फेयर है? इसमें जो भी चीज़ें मतलब देखते हैं वो एक ऑफिसर में होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं वाइवा में वो बच्चे को देख लेते हैं और जो मेंस के मार्क्स हैं वो भी जितना आप अटेम्प्ट करेंगे उतना ही नंबर आपको मिलेगा। इसमें कोई भी ऊपर नीचे की बात नहीं होती। सर, मैंने आपको पहले ही जैसे बोला कि मेरा जब मेंस का एग्ज़ाम हुआ था तब भी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे इंटरव्यू की कॉल आएगी। और जब मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा 30-35 मिनट्स इंटरव्यू चला था। जैसे ही मैं इंटरव्यू रूम से बाहर आई थी मेरे फेस पे बहुत बड़ी स्माइल थी। आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद माई इंटरव्यू। तो अगर मेरी जैसी खुद से एक्सपेक्टेशन थी कि मेरा नाम लिस्ट में होना चाहिए तो वैसा मैं देख रही हूँ अगर है तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है। और जो बच्चे पिछली लिस्ट में भी आए हैं और जो इस लिस्ट में भी मेरे साथ के जो दोस्त आए हैं मुझे उनकी मेहनत का पता है, उनकी जर्नी का पता है और बेसिक बैकग्राउंड से आए हैं। कोई बहुत ही
स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से से नहीं नहीं आए है, हैं। तो इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट प्रोसेस इज़ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इनफ फॉर एवरीवन टू पार्टिसिपेट एंड आपकी मेहनत का फल ही आपको आगे मिलेगा। ये थे हमारे साथ सोनाली अशोक, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पहले तो अपनी जर्नी के बारे में बताया और उसके बाद हर एक को ये मैसेज दिया कि आपको लड़की होते हुए भी जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे पहले जो है अपने उस कॉन्फिडेंस को आप आर्टिकुलेट ऐसे इस तरीके से करें कि आपका जो रिज़ल्ट है वो बताए कि आप क्या हो। और आने वाले वक्त में ऐसे ऑफिसर्स जो हैं जम्मू कश्मीर को संभालने वाले हैं, और एलजी मनोज सिन्हा जिन्होंने JKPSC को इस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया हुआ है कि आज रिज़ल्ट जो है एग्जैक्ट जिस दिन इंटरव्यू ख़त्म होते हैं उसके आधे घंटे के बाद आपको रिज़ल्ट मिलता है, और जो भी बच्चे उसमें जो है डिस्प्ले होते हैं सिलेक्शन लिस्ट में, हर एक बच्चा सेटिस्फाइड है रिज़ल्ट से। जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहें स्ट्रेट लाइन। हम ऐसे ही लोगों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे।